स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो पिछले क्लास में हमने जितने भी आपका एपी था यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन था यानी समांतर श्रेणी था यानी समांतर जो श्रेणी थे उसमें जितने भी कॉन्सेप्ट थे उसको हमने क्या कर लिया था, कंप्लीट डिटेल्ड हमने स्टडी कर लिया था। उसके बारे में काफी पूर्ण नॉलेज, जितने भी अंदर का नॉलेज हो सकता है वो सारा जितना भी अंदर का पूर्ण कॉन्सेप्ट हम लोग कर लिए थे। यानी अगर वो दोनों पार्ट का जो वीडियो है अगर आप नहीं देखे होंगे तो पहले उस वीडियो को देखिए। अगर उस वीडियो को देख लेते हैं तो यहाँ पे आपको कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमको क्या करना है, तो अभी यहाँ पे हम लोग करेंगे आपका जो पार्ट 5 है, जो पार्ट 5 है इसका नाम है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी यानी एपी। इसमें हमको करना क्या है, आपका प्रश्नावली 5.1 को यहाँ पे क्या करना है, डिस्कस करना है, पढ़ना है, डील करना है, ठीक है। इसमें आपका पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग, बिहार बोर्ड के अकॉर्डिंग बोलता है यहाँ पे कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया क्या है, 8 रुपया है। मतलब अगर आप टैक्सी में बैठे हुए हैं 1 किलोमीटर जाते हैं तो आपको लगेगा 15 रुपया, ठीक है। फिर अगले 2 किलोमीटर दूसरे किलोमीटर अगर जाते हैं तो उसमें क्या हो जाएगा, 15 में 8 रुपया और बढ़ जाएगा, ठीक है। अगले अगर मान लेते हैं कि प्रथम यानी आप 1 किलोमीटर गए तो आपको देना पड़ेगा कितना, 15 रुपया। अगले दूसरे किलोमीटर गए, ठीक है, तो उस 15 में यानी 2 किलोमीटर अगर जाते हैं, 1 किलोमीटर जाते हैं तो 15 रुपया, लेकिन अगर 2 किलोमीटर गए तो 15 और प्लस उसमें क्या हो जाएगा, 8 जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। फिर अगर तीसरा किलोमीटर गए तो इस 23 में क्या हो जाएगा, अगर 3 किलोमीटर गए तो 23 में क्या होगा, फिर 8 जुड़ेगा। यानी जितना आप अगले किलोमीटर जाते हैं उसमें 8 क्या होते जाएगा, जुड़ते जाएगा। मतलब ये एपी तो बना रहा है कि नहीं है। तो वही कह रहा है क्वेश्चन में, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी में और क्यों। मतलब यहाँ पे आपको भाषा वाला जो प्रश्न दिया हुआ है इसको पढ़ना है और संख्याओं की श्रृंखला बनाना है, और संख्याओं की श्रृंखला बना के आपको चेक करना है कि ये एपी में है कि नहीं। अगर एपी में है तो क्यों है, और एपी में नहीं है तो क्यों नहीं है। इतना बात क्या करना है, आपको बताना है। मतलब क्वेश्चन को पढ़ना है, उसमें न्यूमेरिकल फॉर्म में आपको क्या करना है, संख्याओं की श्रृंखला लाना है। अब संख्याओं की श्रृंखला जब ला देंगे तो आपको यहाँ पे चेक करके बताना है कि क्या वो दी गई संख्याओं की श्रृंखला एपी में है यानी आपका समांतर श्रेणी में है। अगर है तो क्यों है, और अगर नहीं तो क्यों नहीं है, ठीक है। इतना बात हमको क्या करना है, यहाँ पे करना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन क्या बोला हुआ है। यानी अगर प्रथम किलोमीटर जाते हैं यानी 1 किलोमीटर जाते हैं तो आपको कितना रुपया लगेगा, आपको 15 रुपया किराया लगेगा। और अगर दूसरा किलोमीटर जाते हैं तो क्या होगा, 15 में क्या होगा, 8 जुड़ जाएगा। यानी जितना आप आगे किलोमीटर जाते हैं उतना 8 क्या होते जाएगा, इसमें ऐड होते जाएगा, इंक्लूड होते जाएगा, जुड़ते जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माना कि प्रथम किलोमीटर का किराया, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, पहला जो क्वेश्चन है, पहला है ना, पहला का 1 नंबर का रोमन नंबर 1 मानेंगे, माना कि प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है जी, 15 रुपया। क्या है, 15 रुपया। अतिरिक्त किलोमीटर का किराया कितना है, 8 रुपया, है ना। अतिरिक्त किलोमीटर का किराया कितना है जी, 8 रुपया। अतिरिक्त मतलब क्या, कि प्रथम के बाद अगर आप 1 किलोमीटर और बढ़ते जाते हैं जाते तो उसमें 8 क्या होगा, जुड़ते जाएगा। तो इस तरह से सूची क्या बनेगा आपका, तो पहला तो 15 आएगा, उसमें 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 23 आएगा। उसमें 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 31 आएगा कि नहीं आएगा, समझ आ रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर उसमें फिर 8 जोड़ते तो क्या आएगा, 39 आएगा कि नहीं आएगा। यानी इस तरह आगे बढ़ते जाएगा। अब तो हमको संख्याओं की सूची मिल गई यानी संख्याओं की श्रृंखला मिल गया। अब यहाँ पे आपको चेक करके बताना है कि एपी में है कि नहीं है। अगर एपी में है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। तो अब हम इसके लिए है या नहीं है उसके लिए क्या करते हैं, उसका सारवंतर निकालते हैं। यानी आपको यहाँ पे डी निकालना होगा, ठीक है। यानी जांच करना है, क्या करना है, आपको जांच करना है कि एपी में है कि नहीं। अगर है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसके लिए क्या निकालते हैं, डी निकालते हैं। क्या निकालते हैं, डी निकालते। तो अब
बताइए क्या होगा, A2 माइनस A1 करते हैं कि नहीं करते हैं, फिर क्या A3 माइनस A2 करते हैं कि नहीं करते हैं, फिर A4 माइनस A3 करते हैं कि नहीं करते, मिनिमम इतना हम निकाल देते हैं। A2 कितना है 23, 23 में से 15 घटा दे कितना हो जाएगा 8, फिर क्या कर देंगे आप A3 कितना है 31 में से 23 घटा देंगे कितना हो जाएगा 8, और आपको 39 में से क्या कर देंगे 21 घटा देंगे कितना आया 8 आया। मतलब आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे देखा पा रहे हैं कि प्रत्येक दो पदों के बीच का अंतर कितना है, क्योंकि प्रत्येक दो क्रमागत पदों के बीच का जो अंतर है वो क्या है बराबर है। तो आप जानते हैं प्रत्येक दो पदों के प्रत्येक क्रमागत यानी प्रत्येक दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर अगर बराबर होता है तो हम कहेंगे दी गई जो संख्याओं की सूची है या जो श्रृंखला है वो क्या है एपी में है। ठीक है, क्योंकि रीजन पूछा है तो इसलिए रीजन यहाँ पर लिखेंगे क्या, चूंकि क्या प्रत्येक दो क्रमागत लिखेंगे, चूंकि प्रत्येक दो क्रमागत में छोड़िएगा क्योंकि क्रम के अनुसार हम काम कर रहे हैं। प्रत्येक दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर क्या है बराबर है, क्या है बराबर है। ठीक है, इसीलिए क्या लिखेंगे, इसीलिए दी गई संख्याओं की सूची या श्रृंखला, दी गई संख्याओं की सूची या श्रृंखला क्या है एपी में है। तो ये रीजन पता चल गया ना, एपी में है। तो इस तरह से आपका पहला जो भाषा वाला प्रश्न है वो बिल्कुल आसानी से हो गया। ठीक है, अब अगले स्लाइड में हम देखते हैं आपका दूसरा नंबर प्रश्न। ठीक है, तो चलिए आप देखते हैं दूसरा नंबर प्रश्न। ठीक है, तो अब आपका दूसरा नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है वो कह रहा है किसी बेलन में यानी सिलेंडर है, कोई बेलन है यानी सिलेंडर है में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार में बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। मतलब ये है कि एक बेलन है, ठीक है, उसमें कुछ हवा की मात्रा है। ठीक है, तो हवा की मात्रा मतलब क्या हम मान लेंगे, हवा की मात्रा मतलब क्या, किसी भी बेलन कैसा है आपका 3D फिगर होता है। 3D का मतलब क्या होता है, 3D का मतलब होता है तीन विमीय, उसको कहते हैं 3 डायमेंशनल कहते हैं। 3 विमीय का मतलब होता है कि इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हो, है ना। यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में हमको पढ़ना है 13 चैप्टर, क्या बोलते हैं 13 चैप्टर नहीं, अब तो वो हो गया क्या 12 चैप्टर, क्योंकि आपको अभी जो नई शिक्षा नीति के अनुसार जो है ना एनसीईआरटी बुक में बहुत सारा बदलाव हुआ है, जिसमें आपका 11 चैप्टर यानी रचना को हटा दिया गया है। तो रचना जब हटा दिया गया कि तो 12 चैप्टर जो है ना वृत्तों से संबंधित जो क्षेत्रफल है वो 12 की जगह पे आ गया 11, और जो आपका 13 है तो क्षेत्रफल और आयतन वो आ गया 12 पे, और जो आपका क्या था ये जो सांख्यिकी है जो 14 था वो हो गया 13, और जो आपका प्रायिकता 15 था वो आ गया है 14। तो आप वो आपका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है वो 12 चैप्टर में आप पढ़िएगा। ठीक है, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि 0D फिगर क्या होता है, 1D क्या होता है, 2D क्या होता है, 3D क्या होता है, यानी 0 विमीय कहते हैं, है ना, यानी इसमें ना लेंथ ब्रेथ और हाइट कुछ भी नहीं होता है। खैर उसके बारे में जो है ना हम लोग उस समय जो पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे, अभी उसमें समय देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो कह रहा है कि ये बेलन क्या है, या मान लेते हैं क्या आपका बेलन है। ठीक है, इस बेलन में हवा भरा हुआ है, क्या हवा भरा हुआ है, तो हवा भरने का मतलब है 3D फिगर, इसका आयतन तो होगा, है कि नहीं है। तो मान लेते हैं जैसे ये बोतल है, इसका आयतन कितना है 1 लीटर का है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे बताया नहीं है कि बस बोला होगा कुछ आयतन है इसमें, कुछ वॉल्यूम हवा भरा हुआ है। तो मान लेते हैं आयतन को क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं ना। तो मान लेते हैं क्या है कि भी इसमें हवा भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, ये हवा भरा हुआ है। एक सक्शन पंप है क्योंकि इसमें लगाने पर हवा को खींच रहा है, तो एक बार लगा के इसे खींचा जा रहा है तो इस वॉल्यूम का 1/4 वॉल्यूम क्या हो जा रहा है, उससे निकल जा रहा है, उतना हवा निकल जा रहा है। ठीक है, तो ये इसके लिए आप क्या इसका यूज करके आप क्या बनाइए, संख्याओं की सूची बनाइए और बताइए क्या एपी में है, अगर है तो क्यों, नहीं है तो क्यों नहीं। ठीक है, बात सुनना है तो इतना तो बात समझ में आ गया होगा। तो पहले मानेंगे, क्या करेंगे, पहले मानेंगे। ठीक है, क्या कि बेलन में उपस्थित हवा का आयतन। ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो पहले मान लेंगे, माना दूसरा नंबर है, यानी पहला था आपका दूसरा नंबर जो है मानेंगे, माना कि बेलन में हवा की मात्रा, बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, माना कि बेलन में उपस्थित हवा की
मात्रा भी है, हमने ये माना, क्या माना, भी है, ठीक है, बात समझ ना। तो वायु निकलने वाला पंप है ना, पंप बोला हुआ है ना, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे बोला हुआ है जो आपका वायु निकालने वाला पंप है, लिखेंगे हवा निकालने वाला पंप, पंप एक बार में बेलन से हवा निकालने वाला पंप एक बार में बेलन से है ना, बेलन से हवा निकालने वाला पंप एक बार में बेलन से हवा निकालने का आयतन, हवा निकालने का आयतन, हवा निकालने की मात्रा लिख सकते हैं, हवा निकालने की मात्रा क्या है, 1/4। हवा के निकालने की मात्रा कितना है, 1/4, ठीक है। मतलब वायु निकालने वाला जो पंप है वो प्रत्येक बार में बेलन से शेष हवा निकालने की मात्रा कितनी है ना, एक बार में, यानी प्रत्येक बार में, एक बार में लिखेंगे, प्रत्येक हवा निकालने वाला पंप प्रत्येक बार में बेलन से हवा निकालने की मात्रा कितना है, 1/4 है। तो हमको क्या करना है, हमको यहाँ पर सूची बनाना है, क्या बनाना है, सूची बनाना है। तो यहाँ पे पहले सूची बनाने के लिए, काम करने के लिए सबसे पहले क्या करें, पहले काम करेंगे। मतलब प्रारंभिक में मैंने इनिशियली हमारे पास वॉल्यूम कितना है, उसका V है, क्या है, पहले यहाँ पे लिखेंगे V में से क्या बनाएंगे, 1/4 क्या, वो भी V तो है, वॉल्यूम ही तो है, तो क्या निकालेंगे, तो बटा में आपका V कौन हो जाएगा, 1/4 V होगा कि नहीं होगा। एलसीएम अगर निकालते हैं तो 4 ही आएगा, तो यहाँ पे 4V और माइनस क्या 1V होगा कि नहीं होगा, यानी कितना हो जाएगा 3V और 1V कितना 4, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास है कितना, इतना, अब इतना है, अब इतना में से क्या करना है, यानी अभी तो हमारे पास है कितना 3/4, इसमें हमको कितना मात्रा में से कितना घटाना है, यानी आपका 3/4 भी तो है, उसमें क्या निकाल देना है, 1/4V को तो निकाल देना है कि नहीं है, निकालना है ना, मतलब 1/4 को हमको क्या करना है, मतलब आपके पास कितना है और इतना ही में से कितना निकाल देना है, 1/4, ठीक है। तो अब 3/4 भी ऐसे ही ठीक है, माइनस भी वैसे ही ठीक है, 3 एकम 3 और 4 चौका 16 और क्या V बराबर 4 16 का कितना होगा, 16 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 16 और 4 चौका 16, यानी 4 3 कितना हो जाएगा 12V और माइनस 16 में कितना हो जाएगा बताइए, 9V और बटा में कितना 16, कोई दिक्कत नहीं समझ आ रहा, ठीक है, कितना कोई दिक्कत बताइए। और फिर अगर अगला निकालने चाहे तो कितना है 9V, पहले अब कितना है 9V, तो यहाँ पे लिखेंगे 9V बटा में कितना 16 और माइनस 1/4 तो निकालेंगे, लेकिन किसका निकालेंगे 9/16V का, ठीक है, मतलब 9/16 तो है और उसमें से कितना निकालना है 1/4, अब किससे 9/16V से, क्लियर है। इसमें क्या है 3/4V है, ठीक है, माइनस करना है 1/4 को, लेकिन किससे 3/4V से, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। तो 9V बटा में कितना है 16 है और माइनस 9 और क्या हो जाएगा 4 16 कल से कितना हो जाएगा बताइए, 16 ही हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत बताइए, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, 4 16 कल से 16 ही है, तो यहाँ पे गड़बड़ हो गया, यहाँ पे 9V बराबर 16 हो गया और मल्टीप्लाई में 16 का कितना होता है, 16 ना मल्टीप्लाई का करेंगे 144 होगा कि नहीं होगा, 16 चौका 64, 16 चौका 64, अब 16 64 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा आपका 64 आएगा, ठीक है, निकालिएगा तो 64 आएगा, 16 चौका 64 यानी 16 है तो 16 16 चौका कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, 16 चौका 64 यानी 4 9 चौका कितना हो जाएगा 36, कितना हो जाएगा समझ में आ रहा है ना, 9 चौका 36V और माइनस कितना 9V, तो कितना हो जाएगा बताइए, 36 में से 9 आ रहा है कितना होगा 27 में 36 होता है, 7 9 9 7 16 होता है, 27V माइनस कितना 64, कोई दिक्कत नहीं समझ आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं, तो बताइए हमको सूची मिला दे,
सूची हमको मिला ये आपका 3v बटा में कितना 4 कोमा 9v बटा में कितना 16 और क्या 27v बटा में कितना 64 और डैश डैश डैश। तो क्या निकालना है d, तो a2 माइनस a1। तो बताइए 9v में से क्या करते 16 को 16 अपॉन और यहाँ पर 3v बटा में कितना 4, कैसे निकालेंगे तो 4 होगा कि नहीं 16 होगा कि नहीं होगा, तो कितना 9 भी तो होगा ही होगा और 4 चौका 16 कितना सब क्या 12 होगा, कितना होगा 3 यानी -3v बटा में कितना 16। कोई दिक्कत है यहाँ पे बताइए। अब आगे अगर यहाँ पे काम करें ठीक है, तो इतना में तो समझ में आया, इतना में कोई दिक्कत नहीं है। और एक मिनट 16 4 कैसे नहीं, 16 तो 9 तो होगा ही होगा और 4 से 4 दिया 12, कितना करें कितना आ जाएगा बताइए। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 9 3 और 3 है कोई दिक्कत नहीं है, कितना है 3/4 और ये 1। अच्छा चलो यहाँ पे पहले इस तरह काम करेगा। जो हमारा दूसरा पद हो गया, पहले क्या था, पहले ये तो हमारे पास भिन्न है, इसको तो छोड़ दिया है आप, लेकिन ये क्या है आपके पास, पहले तो v है और तब क्या है 3/4v, 3v बटा में 4 और फिर क्या है 9v बटा में कितना 16 और फिर क्या आपका 27v बटा में कितना 64 और इस तरह में होगा। आप गलती मत कीजिएगा ठीक है। तो d निकालना है तो क्या करेंगे a2 माइनस a1, तो कितना आपका 3v अपॉन में 4 और माइनस कितना 3 अपॉन में 1 लिख सकते हैं, 4 4 का 4 हो जाएगा 3v और माइनस कितना आपका 4v यानी कितना हो जाएगा -1v अपॉन में कितना 4। ठीक है। अब दूसरा निकालना चाहे तो क्या लिख सकते हैं a3 माइनस a2, तो क्या होगा a3 कितना है 3 9v अपॉन में कितना 16 और a2 कितना है 3v अपॉन में कितना है 4, कितना हो जाएगा 16 तो हो जाएगा 9v माइनस 4 चुका 4 मैंने 4 के 12 हो जाएगा, कितना आ जाएगा -3v बटा में कितना 16। तो देखिए क्या है, पहले में तो पता चल गया कि अलग अलग है, बताइए तो तीसरा करने का है ना, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे फिर वही बात लिखेंगे है ना। यहाँ पे लिखेंगे क्या, चूंकि प्रत्येक दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर जो है ना वो बराबर नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि, थोड़ा देखो तो नीचे दिखाई दे रहा है कहाँ पे, यहाँ पर लिख दे ठीक है, यहाँ पर लिख दे चूंकि प्रत्येक दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर बराबर नहीं है, इसीलिए दी गई सूची या श्रृंखला एपी में नहीं और इस तरह से आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन हो गया। अब चलिए आप उसका देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई जो है ना 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। मैंने ये कह रहा है कि ये कुआं खोदा जा रहा है, ठीक है, कुआं की खुदाई किया जा रहा है, ठीक है, उसको डिगिंग किया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें जो है ना खोदने की कुछ लागत आई है, कुछ इसमें लगा हुआ है, मतलब मैं खोदा गया है तो उसमें कुछ आपका मेहनत तो लगेगा, देना पड़ेगा ना जो वो खोद रहे हैं, है कि नहीं है। तो बोला हुआ है कि अगर प्रथम मीटर की खुदाई का लागत 150 है, प्रथम मीटर यानी 1 मीटर अगर खुदाई करता है तो 150 है, और उसके बाद प्रत्येक मीटर यानी 1 मीटर खोदा तो 150 रुपया लगा, और उसके बाद प्रत्येक मीटर अगर खोदेगा तो 50-50 रुपया क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, क्या है, बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो आपको सूची लगाना निकालना है और सूची निकाल कर क्या करना है, आपको बताना है कि क्या ये एपी में है कि नहीं है, ठीक है। तो मान लेंगे यहाँ पे क्या कि प्रथम मीटर में कुएं की खुदाई का लागत, ठीक है, मानेंगे तीसरा नंबर है ना, माना कि प्रथम मीटर में
क्या लिख सकते हैं? प्रथम, देखिए प्रथम एक मीटर कुएं की खुदाई करने में आई लागत कितना है? 150। ठीक है। तो दूसरे मीटर अगर खोदते हैं तो क्या वो उसमें कितना बढ़ जाएगा? 50 रुपया बढ़ जाएगा। ठीक है, क्या बढ़ जाएगा? 50 रुपया बढ़ जाएगा। तो आप क्या लिख सकते हैं? ठीक है, क्या बोला हुआ है? बोला हुआ है प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत ना, यहाँ पर लिखेंगे प्रत्येक एक मीटर की खुदाई पर लगती लागत कितना? 50 रुपये। यानी अगर एक मीटर हम खुदाई करते जाते हैं तो कितना लागत आएगा? 50 रुपये। तो पहला मीटर में अगर 150 आया तो लिखेंगे क्या? दूसरे एक मीटर कुएं की प्रथम 1 मीटर कुएं की खुदाई करने में आई लागत दूसरे 1 मीटर कुएं की खुदाई करने में आई लागत। तो पहला तो था कितना? 150 था 150, प्लस उसमें क्या बढ़ जाएगा? 50। तो कितना हो जाएगा? 200। क्या? तीसरे 1 मीटर तीसरे 1 मीटर कुएं की खुदाई करने में आई लागत। तो अभी तो है कितना? 200। इसमें क्या बढ़ जाएगा? 50 रुपये बढ़ जाएगा। यानी कितना हो जाएगा? 250। इस तरह से सूची हमको क्या मिला? इस तरह से हमको सूची मिला क्या? 150, क्या आपका 200, क्या आपका 200, 50 और डेढ़। ठीक है। तो डी निकालने के लिए क्या करेंगे? A2 में से A1 को घटा देंगे। 200 में से क्या करेंगे? 150 को घटा देंगे तो कितना आएगा? 50 आएगा। फिर क्या करेंगे? A3 में से A2 को घटाएंगे तो कितना है? 250 में से 200 को घटाते हैं कितना आ रहा है? 50। क्या लिख सकते हैं कि चूंकि प्रत्येक को क्रमागत करो कि बीच का अंतर बराबर है। इसीलिए दी गई सूची या श्रृंखला में ठीक है। और इस तरह आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। तो देखिए आपका लास्ट जो भाषा वाला प्रश्न है, चौथा नंबर, उसको देखेंगे। हमारा भाषा वाला प्रश्न खत्म हो जाएगा और उसके बाद हम लोग जो 5.1 का बाकी अगला जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है और बाकी जो आपका दूसरा, तीसरा, चौथा है उसको अगले क्लास में डील कर लेंगे। तो ठीक है, इसको करते हैं, फिर अगले स्लाइड में देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। तो आपका जो चौथा नंबर जो क्वेश्चन है, जो भाषा वाला क्वेश्चन है, वो कह रहा है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। मतलब ये है कि आपका प्रिंसिपल कितना है, तो मतलब मूलधन कितना है, तो आपका 10,000 है। ठीक है। कितना परसेंट पर ब्याज दे रहे हैं? तो 8% पर। और ये क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज है। बड़ी खेला है चक्रवृद्धि ब्याज में, है ना। ऐसे बहुत सारे लोग चक्रवृद्धि मतलब 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज लगा देता है। मतलब क्या है कि 1 साल में मान दे कि हम 1 लाख रुपए दे दिए, ठीक है, मेरा प्रिंसिपल हो गया, मूलधन हो गया, 8% 9% के ब्याज मुझे दे दिया। अब जितना ब्याज है वो 1 साल जिस समय है उस समय पर अगर आ गया, ठीक है, उसके बाद वो जो हमारा जो ब्याज है वो अब क्या हो जाएगा? मूलधन में जुड़ जाएगा।
अब वो फिर वो मूलधन हो जाएगा, फिर उसका उतना का ब्याज चलने लगेगा। इसमें जो है ना, जो देता है ना, उसको बेनिफिट होता है, लेकिन जो लेता है उसका जो कपड़ा वपड़ा है सारा है ना, क्या होता है, गड़बड़ हो जाता है, साफ फट जाता है, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज जो है कभी नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो नॉर्मली यहाँ पे कह रहा है वही कि पहले वर्ष की जो राशि है, ठीक है, वो कितना है, मतलब एक वर्ष के लिए दिया जा रहा है यहाँ पे। तो मान लेंगे क्या, माना कि प्रथम वर्ष, मान लेंगे यहाँ पे कि पहले साल का जो प्रिंसिपल है, प्रथम वर्ष की मूलधन कितना है जी, तो 10,000, ठीक है। तो प्रथम वर्ष का, ठीक है। तो पहला ठीक है, प्रथम वर्ष का तो हम लोग लिखिए कि प्रथम वर्ष का मूलधन कितना है आपका 10,000। उसके बाद अब जब दूसरे वर्ष आएगा तभी तो 1 साल होगा, तो उसमें कुछ उसका ब्याज लगेगा, है कि नहीं है। तो दूसरे वर्ष का ब्याज यहाँ पे लिख सकते हैं, दूसरे वर्ष का ब्याज तो आप यहाँ पे 2 फॉर्मूला से आप यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर रेट निकाले प्रथम वर्ष का ही ब्याज, मतलब प्रथम वर्ष का ब्याज यानी अगर पहले साल दिए है ना, तो 1 साल होने के लिए दूसरे साल में हम उससे लेंगे तो दूसरे वर्ष का ब्याज लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट मत कीजिएगा। अगर पहला यानी अगर मान लेते हैं कि 2023 में दिए, यानी कि पहला अगर साल हो गया तो 2024 में न लेंगे हम, है कि नहीं है। 2024 में ब्याज हुआ कि नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या दूसरा ना साल होगा, प्रथम साल खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मली आप यहाँ पे 2 फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं। क्लास 8 में कंपाउंड इंटरेस्ट को हम लोग करेंगे, है ना। तो उसमें वहाँ पे हम लोग 2 फॉर्मूला से काम करते हैं। एक आपका होता है क्या, आप निकाल सकते हैं P इंटू R इंटू T अपॉन में कितना 100 से निकाल सकते हैं। नहीं तो एक और फॉर्मूला है आपका क्या, P इंटू आपका 1 प्लस R अपॉन 100 और पावर में कितना आपका T यानी समय, टाइम, ठीक है। इसके अनुसार तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा समय लग जाता है, ठीक है। इसमें थोड़ा ज़्यादा समय लग जाता है और इसे आप जल्दी से क्या करेंगे, निकाल पाएंगे, ठीक है। इसमें दोनों का बात वहीं आएगा, ठीक है। थोड़ा सा पॉइंट का अंतर होगा, ठीक है। तो जो P है इंटू क्या बोलते हैं 1 प्लस क्या आपका R अपॉन 100 है, पावर में क्या है T है, उसे पॉइंट में आ जाएगा, आपका डेसिमल में आ जाएगा, लेकिन इसे एग्जैक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो दूसरे वर्ष का हमको ब्याज निकालना है, उसके लिए करेंगे क्या, तो दूसरे वर्ष के ब्याज निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, P इंटू R इंटू T अपॉन में कितना 100। तो प्रिंसिपल कितना है 10,000 है कि नहीं है, और रेट कितना है 8%, का समय कितना 1 साल के लिए ना, यानी 1 बटा में कितना 100 बटे कितना 800, कितना हो गया 800। तो अब दूसरे वर्ष में हमारा मूलधन कितना हो जाएगा 10,800, ठीक है। अब वो फिर हमारा मूलधन हो जाएगा, क्योंकि चक्रवृद्धि चल रहा है, या निकाल लीजिए दूसरे वर्ष का मूलधन। अब ये कितना हो जाएगा 10,800 और फिर 8% का ब्याज 1 साल के लिए, फिर अब इतना 10,800 का चलेगा, ठीक है। तो क्या लिखें, तो दूसरा वर्ष में फिर 10,800, तो कितना वर्ष में फिर 1 साल आएगा ना, तब हम लेंगे फिर, तो तीसरा वर्ष था, है ना। तो तीसरे वर्ष का ब्याज, तीसरे वर्ष का ब्याज, तो फिर वही P इंटू R इंटू T और कितना 100। तो बताइए हमारा प्रिंसिपल कितना हुआ 10,800 और रेट कितना है 8% है, और टाइम कितना 1 बटा में कितना 00, 2 जैसे 2 जीरो कैंसिल हो गया, और 108 में क्या करेंगे 800 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, है तो 864 का 4, ठीक है। 80 और 6 कितना 86, ठीक है, यानी 864 रुपया हो जाएगा। तो बताओ, तो अब यहाँ पे तीसरे वर्ष का तो मूलधन कितना हो जाएगा, तीसरे वर्ष का मूलधन कितना हो जाएगा 8, मतलब क्या 8 10,800 फिर 864 जुड़ेंगे, है ना। तो यहाँ पे लिखे तीसरे वर्ष का मूलधन, तीसरे वर्ष का मूलधन। तो हमारा 10,008 तो है, 10,800 तो है, इसमें कितना जुड़ जाएगा 864 रुपया जुड़ जाएगा। तो 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 के 6 में हो जाएगा, 1 10 है कितना 11,664 रुपया क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हमको सूची क्या मिल पा रही है 864 यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तो अब सूची क्या प्राप्त हुई, इस तरह से सूची हमको मिला, पहले कितना था 10,000, उसके बाद 10,800,
फिर क्या 10,864 नहीं 11,964 ठीक है। डेट एड्रेस तो अब क्या निकालेंगे डी ए2 माइनस ए1 ठीक है, ए2 माइनस ए1 ठीक है। तो अब ए2 कितना है 10,800 में क्या करेंगे 10,000 को घटाएंगे ना, कितना आएगा 800 आ जाएगा। फिर डी बराबर क्या करेंगे ए3 माइनस ए2 करेंगे कि नहीं करेंगे, कितना 11,164 में क्या करेंगे 10,800 को घटाएंगे कि नहीं घटाएंगे ठीक है। तो काम करेंगे कितना हो जाएगा 11,664 हो गया और 10,864 वैसे ठीक है। एक दाएं लेंगे तो 16 में 60 8 8 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 10 कितना होगा 864। तो बताइए क्या बराबर है, नहीं है, नहीं है। इसका मतलब क्या बराबर यहाँ पे नहीं है। तो इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं, इस तरह से लिखेंगे कि आपका यहाँ पे प्रत्येक चूंकि प्रत्येक दो क्रमागत पदों के बीच का जो अंतर है लिखेंगे यहाँ चूंकि प्रत्येक दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर बराबर नहीं है, इसीलिए दी गई सूची या श्रृंखला नहीं है। और इस तरह से आपका जो 5.1 का जो भाषा वाला जो 4 क्वेश्चन थे उसको हमने बिल्कुल आसानी से कर दिया। अब अगले क्लास में जो आपका दूसरा नंबर, तीसरा नंबर और चौथा नंबर है तो अगले क्लास में यानी 5.1 के अगले पार्ट में हम लोग क्या करेंगे डिस्कस कर लेंगे और हमारा 5.1 खत्म हो जाएगा। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने अगले कॉन्सेप्ट पे ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।